हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये जो पेपर है 2022 में टर्म 1 में लिया गया था। ठीक है, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, कि बाद में ना पछताना पड़ जाए कि यह काश हम एक बार देख लेते। बस 10 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा बच्चों। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बस मॉडल पेपर का इंतज़ार करते हैं, मॉडल पेपर आता है उसका तैयारी करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉडल पेपर को पढ़ लो, मॉडल पेपर को पढ़ करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हो। ठीक है, बस पास ही मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चूँकि आप लोग को अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आप चैप्टर वाइज भी पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग तेज हैं तो एग्जामिनर उससे काफ़ी तेज है। ठीक है, तो आप लोग तेज हैं तो एग्जामिनर उससे काफ़ी तेज है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस बार तो आप लोग का जो पैटर्न भी तो चेंज हो गया है ना, कि आप लोग का जो 40 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, अब क्या हो गया है कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 20 का ऑप्शन दिया रहेगा और 10 का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। और क्या आया है, 10 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, 2.5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर जो होगा यहाँ पे 40 मार्क्स का होगा, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आप लोग को पढ़ाई के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि साइंस का, सोशल साइंस का कुछ चैप्टर मैं नोट्स कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी मैंने सारे चैप्टर का करवा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या इसका क्वेश्चन था। देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या कैसे एग्ज़ाम लिखना है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या है कि मैं जैसे ही मैथ का वीडियो और भी हिंदी का वीडियो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी डालूँ मैं, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है आप लोग का, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चों ये लिब्रे जो है ना, ये लिब्रे है, फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा को ही लिब्रे कहा जाता था। ठीक है, तो इसको जो है लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो ऑप्शन है यहाँ पे 1774, 1715, 1789, 1794। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1794। ये जो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे है, इसको 1794 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो सरकार थी वो कर में वृद्धि करने के लिए क्यों मजबूर हो गई थी, उसका बताइए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो बच्चों इसमें तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, तीनों है। ठीक है, बढ़ते जा रहे कर चुकाने के लिए भी मजबूर हो गए थे। ठीक है, और सेना के रख रखाव के लिए भी, और राज दरबार में सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल को। क्या लिखा हुआ है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन थे। ठीक है, कौन लोग थे, तो यहाँ पे ऑप्शन है किसान, पादरी, वकील, अमीर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किसान। ठीक है, मैंने बता भी दिया था फ्रांस की क्रांति जब उसका हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, तो ये सब सारे क्वेश्चन को वहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, तो उसमें बता दिए थे 90% कौन से लोग थे, तो किसान थे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। हाँ, और आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रूसो, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू या फिर मिराबियो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ, जब
1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पे सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार को घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, ठीक है। चूँकि यहाँ पे क्या था ना बच्चों कि सम्राट की जो शक्तियाँ थी वो राजाओं लोग के हाथ में था, ठीक है, जो कि अब किस में चेंजेस हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दास प्रथा, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जो था वो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी में सामाजिक सुधारों का में से एक था, तो ये दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन यूरोप में से एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले? तो यहाँ पे ऑप्शन बच्चों उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी या राष्ट्रवादी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी लोग ही चाहते थे कि यह एक यूरोप एक ऐसा राष्ट्र बन जाए, ठीक है, जो इसमें सभी धर्म क्या हो, बराबर सम्मान मिले और जगह भी बराबर मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। हाँ, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो बच्चों यहाँ राइट इसका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया है ना, एस्तोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी या रूसी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, रूसी। ये जो फिनलैंड थे, लातविया थे, लिथुआनिया थे, एस्तोनिया थे ये तथा पोलैंड, ये किस साम्राज्य के अंग थे? तो ये रूस का था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। मार्क्स के विचारों के मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। मार्क्स के विचारों में मानने वाले समाजवादी 1998 में किस पार्टी का गठन किया था? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या था, एक बार देख लेते हैं इसको भी, क्या लिखा हुआ है। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, ठीक है, जो कि एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? ठीक है, तो यहाँ पे 1914 में यूरोपीय गठबंधनों में क्या हुआ था, एक लड़ाई हो गया था, ठीक है, आप लोग का। इसके बाद तो यहाँ पे एक साइड कौन कौन थे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरे साइड में कौन कौन से उन देश का नाम बताना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। जो दूसरे खेमे में थे, ठीक है, दूसरे साइड से थे वो कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। हाँ, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत की किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया बच्चों उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, ठीक है। भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है, भारत के किस राज्य से और शहर से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। हाँ, कर्क रेखा रहता तो ये झारखंड रांची होता, ठीक है, कर्क रेखा तो नहीं ना, यहाँ पे कौन सा यमोत्तर रेखा, तो कर्क रेखा होता तो यहाँ पे झारखंड और रांची होता, चूँकि रांची से आप लोग को कर्क रेखा गुजरता है, आप लोग को पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा सागर मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही सही बताना है आप लोग बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है।
भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो भूमि है, ठीक है, मान लो कि भारत का जो मानचित्र है इस टाइप से है। ठीक है, एक बना लेते हैं। ठीक है, मेरे से अच्छा तो बना नहीं, ठीक है, जैसे भी है तो इस टाइप से है। तो ये ऊपर साइड क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण, है ना, दक्षिण है, और इधर क्या है पूरब है, और इधर क्या है पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम। अब हमको क्या बोला है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये कोना में हो जाएगा। ठीक है, उत्तर और पश्चिम किधर हो जाएगा, ये कोना में हो जाएगा, चूंकि उत्तर इधर से पश्चिम इधर से है ना। तो ये साइड जो है कौन कौन सा देश है उन सभी नामों को बताना है, मतलब कि भारत से कौन सा सटा देश ये कोना में है। तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए, है ना, क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान है यहाँ पे, फिर उसके बगल में क्या है अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन 1 दिख रहा है, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो हिमाचल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जातियों, शहरों, शैलों या पहाड़ियों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहाड़ियों। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, ठीक है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो भारत के जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बनी है, तो वो उसका निर्माण जो है किन नदियों से हुआ है, कौन से नदी से हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु, सतलुज और तीस्ता, सिंधु व्यास और झेलम, और सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु रावी और चेनाब। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो याद कर लेना है इसको बढ़िया से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है समृद्ध मृदा आवरण, ठीक है, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना है, मतलब कि जहाँ वहाँ पे किसान लोग के लिए ज़्यादा फायदा है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो किन कारणों से, तो वहाँ पे मृदा आवरण होता है। ठीक है, और प्रचुर मात्रा में भी पानी भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अनुकूल जलवायु भी है, जिस तरह के सब फसल को चाहिए उस तरीके से। तो इनमें से सभी कारणों से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। तो आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो तिब्बत में है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास किस नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे किसान गंगा, ठीक है, किशन गंगा, सिंधु, कुर्रम या काबुल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिंधु नदी। ठीक है, चलो ये इसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट, अच्छा लास्ट नहीं है, ये 21 है ना। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ डल, वुलर, सांभर, चिल्का। तो कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील है बच्चों, उसका नाम है हमारा डल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ, झील के निर्माण से क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों में जलवायु की सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन बढ़ाती है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे शासन का कौन सा ऐसा रूप है जो कि शासक का चुनाव कौन करता है, लोग करता है, यानी कि जो हम लोग करते हैं जनता करता है। ठीक है, तो लोकतंत्र, राजशाही तंत्र, तानाशाही तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र है ना, हमारा देश कैसा लोकतंत्र है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, शासकों का जो चुनाव होता है, सरकार का चुनाव होता है, वो हम लोग खुद से करते हैं, लोग करते हैं, जनता करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या बच्चों। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा
लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी, रफ़ीक तारब, परवेज़ मुशर्रफ, वसीम सज्जाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2000 में जो थे वहाँ का राष्ट्रपति वो क्या थे, परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, तो ये इसका 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन सा है। समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, इनमें से अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इनमें से लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन पाया जाता है, इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लोकतंत्र में किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, तो विपक्षी दल का, मीडिया का, सत्तारूढ़ का, या इनमें से सभी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए विपक्षी दल पहले उंगली उठाता है। ठीक है, हाथ उठाता है। ठीक है, बोलता है ये गलत है, मीडिया भी इसमें साथ होती है। ठीक है, मीडिया अगर देखिए कोई भी लोकतंत्र में अगर कोई भी सरकार को, ठीक है, कोई भी सरकार को अगर कुछ गलती हो जाए और उस पर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वो दब जाएगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या का समाधान के लिए एक अगर महत्वपूर्ण रोल है तो सब चीज़ का है। ठीक है, विपक्षी दल का भी, मीडिया का भी, सत्तारूढ़ दल का भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना, जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी का निर्णय लेना, मताधिकार के अधिकार में लोगों से छीन लेना, मताधिकार के अधिकार को लोगों से छीन लेना, या इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था। तो मैरियन द्वीप, डायर द्वीप, मालगास द्वीप, या रोबेन द्वीप। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रोबेन द्वीप। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध को उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इनमें से सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है बच्चों, तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना ज़रूरी माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राजा, संविधान, युद्ध, या अकाल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना अनिवार्य है, संविधान का। अगर संविधान है तो देश अच्छे से चलेगा। ठीक है, और राजा, देखिए लोकतांत्रिक देश में राजा होगा कभी नहीं होगा, युद्ध होगा तो होगा, बताइए अच्छा होगा नहीं होगा, अकाल होगा तो होगा नहीं होगा, संविधान होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। भारत देश के किस आधार पर हुए बंटवारों की विभीषिका झेली थी। ठीक है, तो ऑप्शन है धर्म, जाति, भाषा, भूमि। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धर्म। ठीक है, भारत देश में किस आधार पर हुए बंटवारों की विभीषिका झेली थी, तो यहाँ पे धर्म के आधार पर। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों के आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, या इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। तो पता होगा इसका, ऑप्शन यहाँ पे रायगंज, शाहपुर, रामपुर, भरतपुर। तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रायगंज। ठीक है, पालमपुर के निकटतम बड़े गाँव का क्या नाम था, रायगंज। ठीक है,
भूमि मापने की मानक इकाई क्या है बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन है किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, मिलीमीटर। बताइए, किलोमीटर में हम लोग भूमि मापते हैं? नहीं मापते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में गलती से भी नहीं, मिलीमीटर में नहीं, तो हेक्टेयर में मापते हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो भारत की गाँव में उत्पादन विधि क्या है? खेती करना, सिंचाई करना, मत्स्य पालन करना या दुग्ध पालन करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खेती करना। भारत के गाँव में जो भी अगर बात करें प्रमुख गतिविधि क्या चल रहा है, तो खेती करना ही, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो यहाँ ऑप्शन है गैर कृषि क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गैर कृषि क्रिया, ठीक है। लघु विनिर्माण या परिवहन करो, चलाओ, ठीक है, या फिर दुकानदारी करो या डेयरी दूध उत्पादन करो, तो ये सब जो है हमारा कृषि से हट के है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा, ठीक है, गैर कृषि क्रियाएं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी या फिर भौतिक पूंजी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आर्थिक दृष्टि से हम लोग देखें बच्चों, ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टि से, तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो है मानवीय पूंजी, ठीक है। हम मानव ही सबसे बड़ा पूंजी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या के गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, या इनमें से कई सभी। तो अगर बात करें जनसंख्या का गुणवत्ता को अगर बढ़ाएगा, तो ये सब चीज़ होना जरूरी है बच्चों। साक्षरता भी होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, और स्वस्थ भी होना चाहिए, और उसके कौशल निर्माण भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो ऑप्शन है भूमि, आय, श्रम या संपत्ति। ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो ये श्रम, ठीक है, परिश्रम के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या है लास्ट क्वेश्चन इसमें? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? निरक्षर और अस्वस्थ, या साक्षर या स्वस्थ, या कौशल निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि जो किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, मतलब कि क्या होती है? बोझ होती है बच्चों। तो यहाँ पे निरक्षर और अस्वस्थ, ठीक है, यानी कि जो पढ़ा लिखा भी ना हो और अस्वस्थ हो, तो वो क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बेकार है, ठीक है, बोझ है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था आप लोग का टोटल 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चा 2022 में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे प्रोसेस इसमें आगे बढ़ाए, ठीक है। चूँकि और आप ही लोग जो जैसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके करते हैं, सब्सक्राइब करके करते हैं, शेयर करके करते हैं, ठीक है, तो यही आपके सबसे बड़ा योगदान होगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।